दोस्तों एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हमने हाई स्कूल का जो प्रीवियस लेक्चर लिया था उसमें देखा था कि जो बहुपद होते उनके ग्राफ कैसे बनाए थे, कोई बहुपद रैखिक कैसे होता उसके ग्राफ कैसे बनते हैं, या किसी द्विघात बहुपद के ग्राफ कैसे बनते हैं। द्विघात बहुपद के जो ग्राफ बनते हैं वो परवलय होते हैं। हमने जाना था कि किसी भी द्विघात बहुपद का जो ग्राफ बनता है वो एक परवलय होता है, लेकिन शर्त ये थी परवलय का मुंह ऊपर की तरफ खुलता है या फिर नीचे की तरफ खुलता है। ये हमने पहले लेक्चर में जाना था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको पहले लेक्चर की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज हम देखेंगे कि किसी भी ऐसा बहुपद या द्विघात बहुपद जिसके गुणनखंड संभव ना हो उनके ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं, या त्रिघात बहुपद के ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं। बिल्कुल ना देर करते हम चलते अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखते हैं कि किसी भी द्विघात बहुपद के जिनके गुणनखंड संभव नहीं है उनके ग्राफ कैसे बनते हैं। हम चलते हैं आगे। मान लिया अपने पास में एक दी गई इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक द्विघात समीकरण दी गई जिसके गुणनखंड संभव नहीं है। हमने अभी तक प्रीवियस लेक्चर में जाना था जिनके गुणनखंड संभव हो तो उनके ग्राफ कैसे बनते हैं। अब हम जानेंगे कि ऐसे बहुपद या द्विघात बहुपद जिनके गुणनखंड संभव ना हो, इनके गुणनखंड क्या है, संभव नहीं है। इनके गुणनखंड संभव नहीं, यहाँ पे संभव नहीं मतलब इनके गुणनखंड नहीं किए जा सकते, गुणनखंड संभव नहीं है। तब उस कंडीशन में इनके गुणनखंड अगर संभव नहीं है तो इनके ग्राफ कुछ इस प्रकार बनते हैं, मतलब x x डैश या फिर y y डैश अपना जो ग्राफ होता है ऐसे। मान लिया अपने पास में एक द्विघात बहुपद है जिसमें a की वैल्यू 0 से क्या है बड़ी, a इज ग्रेटर देन 0। उस कंडीशन में इसका जो ग्राफ बनता है ये x एक्सिस के ऊपर बनता है, मतलब कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसका जो सिरा बनता है परवलय का सिरा होता है -b/2a माइनस d/4a, जहां पर d की वैल्यू क्या होती है, d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको विविक्तिकर बोला जाता है। मतलब क्या हुआ कि ये वो द्विघात समीकरण जिसके गुणनखंड संभव नहीं है। तब उस कंडीशन में इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार का, परवलय का मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा, इसका शीर्ष कुछ ऐसा बनेगा। कब ऊपर की तरफ मुंह खुलेगा, जब a की वैल्यू 0 से क्या हो बड़ी हो। इसका मुंह नीचे की तरफ खुलेगा, ये x एक्सिस के ऊपर होगा या फिर नीचे होगा। कब, जब इसके गुणनखंड संभव नहीं होंगे। हम दूसरे ग्राफ की तरफ देखते हैं। मान लिया अपने पास x है, फिर इधर x डैश है, इधर y है, फिर y डैश है। इसके ग्राफ को कुछ इस प्रकार बनाएंगे, मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। कब, इसका शीर्ष अपने पास है -b/2a माइनस d/4a माइनस d/4a इसका शीर्ष बनेगा। इस ग्राफ में जो परवलय इसका शीर्ष का जो मुंह है नीचे की तरफ खुलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, a की वैल्यू 0 से छोटी होगी, तब उस कंडीशन में ये पैराबोला बनेगा। मतलब अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी है तब इस परवलय का मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा। अगर a की वैल्यू 0 से छोटी है तब इस परवलय का मुंह नीचे की तरफ खुलेगा। कब, जब इसके गुणनखंड संभव नहीं होंगे। तब ये x अक्ष को बिल्कुल ना तो टच करेगा ना ही इसको कट करेगा, बिल्कुल x अक्ष के ऊपर होगा या फिर x अक्ष के नीचे होगा। अब हम जानते हैं किसी भी त्रिघात बहुपद के जो होते हैं उसके ग्राफ उनको कैसे बनाया जाता है। देखते, मान लिया अपने पास में एक त्रिघात बहुपद है, उनको बनाने की कोशिश करते, देखते त्रिघात बहुपद कैसे बनना। मान लिया अपने पास में एक समीकरण हमने लिया त्रिघात, हमने लिखा fx इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस का 4x, एक हमने ले लिया। अब इसके लिए सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं, इनमें x की वैल्यू अलग अलग रखते हैं और देखते हैं इनके मान क्या हमें मिलते हैं अलग अलग। इसमें हमने बना दिया, इसमें x और y की वैल्यू हम रखेंगे, निकालेंगे वैल्यू। हमने इधर लिखा इसको y के बराबर मान लिया। हम सबसे पहले इस ग्राफ में रखते हैं कितना, यहां से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले यहां 0 रख देते हैं और इधर 1 रख देंगे, फिर हम 2 रखेंगे, फिर 3 रख देंगे, फिर ऐसे ही हम 4 रखेंगे। मतलब इसमें कुछ पॉजिटिव वैल्यू कुछ निगेटिव वैल्यू को लेके चलेंगे। और फिर हमने इधर लिखा, इसमें -1 ले लिया हमने, इधर -2 ले लिया, इधर -3 ले लिया। कुछ ऐसे वैल्यू हम ले लेंगे, या -4 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। और इनकी वैल्यू को देखते हैं। हमने x बराबर 1 पर यहां लिखेंगे, सबसे पहले हम x बराबर 1 नहीं बल्कि x बराबर 0 पर इनकी वैल्यू निकालेंगे। हमने यहां लिखा y बराबर में लिखा f1 f0, क्योंकि यहां हम x बराबर 0 पर निकाल रहे हैं। तो इसमें जहां जहां x है वहां वहां 0 रख देंगे, बन जाएगा 0 का क्यूब माइनस का 4 इंटू 0, कुल मिला के इसकी वैल्यू 0। मतलब क्या हुआ, अगर हमने x बराबर 0 लिया है तो उस कंडीशन में y की वैल्यू 0 आ रही, मतलब x बराबर 0 लेने पर y की वैल्यू आ गई 0। फिर अपने पास में हम लिखेंगे x बराबर 1 पर, अब यहाँ पे 1 लेंगे, उस कंडीशन में y बराबर यहां लिखेंगे f1 इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे x की जगह पे 1, मतलब 1 का क्यूब माइनस का 4 इंटू यहां पे लिखा हमने 1। सॉल्व करने पर क्या मिलेगा 1, हमने लिखा 1 माइनस का 4, इसकी वैल्यू आ गई -3। हम x बराबर यहां पे 2 लेंगे, x बराबर 2 पर, और यहां लिखेंगे y बराबर f2। हमने f2 लिया और हमने लिखा इधर 2 का क्यूब माइनस का 4 इंटू 2, क्योंकि जहां जहां x है वहां वहां हम 2 रखेंगे। अब 2 का क्यूब बनेगा अपने पास में 8, हमने लिखा 8 और फिर माइनस का 8 बराबर 0।
ये बन गया ऐसे x बराबर 2, हम 3 रख देंगे x बराबर 3 पर। x बराबर 3 पर मिलेगा y इज इक्वल टू f3, मिलेगा अपने पास में 3 का क्यूब माइनस का 3 इंटू 4 हमने लिखा, क्योंकि यहाँ पे मैं x की जगह पे रख देना 3, बन जाएगा 3 का क्यूब 27, और 27 में से 3 चौको 12 जब घटेगा तो मिलेगा 15, मतलब इसकी वैल्यू आ गई 15। इनकी वैल्यू को रख लेंगे, x बराबर 1 पर हमें क्या मिला, -3 मिल रहा। हमने x बराबर 2 पर देखा तो इसकी वैल्यू आ गई 0। यहाँ पे x बराबर 3 जब रखा तो हमें मिल गया 15, और ऐसे ही x बराबर 4 रख देंगे, देख रहे हैं उनकी वैल्यू क्या रही, x बराबर 4 पर यहां मिलेगा y इज इक्वल टू f4, हमने लिखा f4, यहां पे लिखा हमने 4 का क्यूब और माइनस का इधर लिखा 4 इंटू 4, 4 का क्यूब बनता है 64, और इधर बन जाएगा 4 चौको 16, 64 में से 16 जब घटेगा तो बन जाएगा 14 में 6 घटेंगे 8, कुल मिला के इसकी वैल्यू 48 बनेगी। फिर हम लिखेंगे x बराबर किस पर, माइनस की वैल्यू पर निकालेंगे, -1 पर, ऐसे ही -1 पर निकालेंगे और यहां वैल्यू रखेंगे, देखेंगे x बराबर यहाँ पे 4 पर y की वैल्यू कितनी आ रही, 48। वैसे इतनी बड़े बड़े मान नहीं लेना, छोटे छोटे मानों पर हमें चेक कर लेना। x बराबर -1 यहां रख देंगे तो मिलेगा y इज इक्वल टू f-1। फिर लिखेंगे यहाँ पे -1 का क्यूब, और हमने -1 का क्यूब लिखा, फिर -4 इंटू -1, यहां -1 का क्यूब जो होगा ये आएगा -1, फिर माइनस माइनस प्लस बनेगा, हमने लिखा +4, 4 में से जब 1 निकालेंगे बनेगा 3। ऐसे हमने x बराबर -2 देख लिया, -2 पर चेक कर लेते, देखते इसकी वैल्यू क्या आ रही है, हमने लिखा y इज इक्वल टू f-2, यहां रख देंगे -2, मिलेगा -2 का क्यूब, और हमने लिखा इधर -4 इंटू -2, -2 का क्यूब बनेगा -8, और इधर माइनस माइनस प्लस बन जाएगा +8, ये कट के कितना मिल रहा हमें, 0 बन रहा, इसकी वैल्यू आ गई 0। ऐसे हम अलग अलग वैल्यू पर फिर से देखते हैं, जो वैल्यू अपने पास छूट रही उनको चेक करके देखते हैं उनकी वैल्यू क्या रही। पहले यहां वैल्यू नोट कर लेंगे, -1 पर हमारे पास क्या मिल रहा, -1 पर इसकी वैल्यू +3, और -2 पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही, -2 पर इसकी वैल्यू आ रही 0, और -3 पर हम चेक कर लेंगे, फिर इसके ग्राफ को बनाएंगे, देखते कैसे ग्राफ बन रहा है इसका। यहां पर x बराबर -3 पर हम चेक करके इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, जो दिया गया एक समीकरण अपने पास में बहुपद है। हम x बराबर -3 पर देखेंगे, x बराबर -3 पर यहां x की जगह पे -3 रख देंगे, बन जाएगा y f-3, यहां मिलेगा -3 का क्यूब और फिर -4 इंटू -3, -3 का क्यूब मिलेगा -27, इधर मिलेगा माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा 12, और माइनस के 27 प्लस 12 बचेगा अपने पास में -15, मतलब अपने पास में इसकी वैल्यू आ गई -15। अब हम इनको इरेज कर देते हैं और देखते हैं इनके ग्राफ को बनाने पर कैसे ग्राफ बन रहा है। मान लिया अपने पास में कुछ ऐसा है, ये ग्राफ है, इधर लिखा हमने x, फिर लिखा x डैश, और इधर लिखा y और फिर y डैश, हमने y डैश यूज किया, यहाँ पे ओरिजिन 0 0 लिया। अब देखते हैं, हमने x बराबर 0 लिया तो y की वैल्यू 0, मतलब उस कंडीशन में 0 0। जब हमने x बराबर 1 लिया तो y की वैल्यू -3, मतलब अपने पास में एक पॉइंट ये है 1 2 3 कुछ यहां पर, मतलब इस पॉइंट को बना देंगे, ये 1, -3 है, हमने लिखा 1, -3। फिर क्या है, x बराबर जब हमने 2 लिया, मतलब ये 2 लिया, अपने पास में ये पॉइंट आ रहा, x बराबर हम 2 मान लेते, उस कंडीशन में y की वैल्यू 0, मतलब ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। फिर आगे जब हमने 3 लिया तो इसकी y की वैल्यू 15 आ रही, मतलब कहीं ऊपर हम मान लेते हैं ये x बराबर 3 की लाइन है, मान लेते x बराबर 3 और 15 हम मान लेते, सपोज करते यहां पर कुछ आ रहा है, इसके सामने जो वैल्यू आ रही बन गया 3,15 हमने ले लिया। फिर हमने 4 लिया, 4 में काफी बड़ी वैल्यू आ रही, या फिर इतने पर ही छोड़ सकते हैं, 4 आगे भी ले सकते हैं लेकिन नहीं लेते, यहां छोड़ देते इतना ही। फिर आगे इधर माइनस की रख लेते, -1,3, यहां x की जब वैल्यू -1 लिया तो प्लस की y की वैल्यू 3 आ रही, मतलब यहां 1 2 और 3, यहां मान लेते कहीं ये पॉइंट आ रहा -1,3। फिर जब x की वैल्यू ने -2 लिया, -2 लेने पर y की वैल्यू 0 आ रही, मतलब ये पॉइंट आ रहा अपने पास में, इसको -2 और -0 लिखेंगे, -2, -3 लिया अपने पास में, मतलब हमने -3 अगर यहां लिया तो -15 कहीं नीचे जाएगा, इस कंडीशन में यहां पॉइंट बन रहा अपने पास में, इस पॉइंट को लिखेंगे -3, -15। अब जितने भी बिंदु मिले इनको सबको पकड़ के में मिला देना है, मतलब इसको पहले इधर से मिलाना, ये कुछ ऐसे ग्राफ आ रहा, फिर ये कुछ ऐसे जा रहा, फिर यहां पे इससे मिल रहा, क्योंकि यहां पे मिल रहा है, और इसके बाद में ये अपने पास पॉइंट अगला है और ये कुछ ऐसे आ रहा, मतलब ये कौन सा ग्राफ बन रहा है, ये कि त्रिघात बहुपद का एक ग्राफ बन के आ रहा है। ठीक है, तो हमें बनाना कैसे ग्राफ है त्रिघात बहुपद का, त्रिघात बहुपद के ग्राफ बनाने के लिए हम 0 रखेंगे, फिर 1 2 3, मतलब कुछ प्लस की वैल्यू और कुछ माइनस की वैल्यू रख के उनको सॉल्व कर लेंगे। एक आपके लिए क्वेश्चन दे देते हैं, आप भी इसके ग्राफ को बना के देखिए कैसा ग्राफ बन रहा। इसे मान लिया अपने पास में एक त्रिघात बहुपद का हम एक समीकरण आपको देते हैं, आप इसका ग्राफ बनाइएगा, बिल्कुल बन जाएगा।
हमने लिखा यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ एक्स, हमने इधर लिखा एक्स क्यूब माइनस का इधर 3x स्क्वायर और प्लस हमने 2 यूज कर लिया। इसको आप बनाइएगा, देखिएगा क्या रहा है, या फिर नहीं यूज करते हैं, हमने इतना ही लिख दिया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। आप इसके ग्राफ को बनाइएगा, देखिएगा कैसे बन रहा। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनके ग्राफ को और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अपने पास में कुछ क्वेश्चन है, इनको पहचानना है कि ये जो दिए गए क्वेश्चन है ये कैसे हैं, ये रैखिक है या फिर द्विघात है या फिर ये क्या है, 3 घात वाले हैं। हम कुछ क्वेश्चंस के फिगर यहां बना देते हैं, आपको बताना है ये रैखिक समीकरण दिए गए या फिर ये कैसे दिए गए, द्विघात है या फिर त्रिघात है। हम इनके कुछ ग्राफ बना देते हैं। यहाँ पे पहला है एक्स डैश, यहाँ पे लिखा गया y और y डैश, यहाँ पे ओरिजिन है, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार बन रहा। ये ग्राफ कुछ ऐसा है, यहाँ पे लिखा ये y इज इक्वल टू एफ एक्स। हमें बताना है कि ये जो ग्राफ है ये रैखिक है या फिर द्विघात का या फिर त्रिघात का है। दूसरा अपने पास दिया जा रहा, यहां लिखा गया कुछ ऐसे इसका बन रहा। हमने लिखा x, इधर x डैश, इधर y, फिर y डैश, यहां पे अपना ओरिजिन कुछ ऐसे जा रहा है ग्राफ इसका। ये जो ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ एक्स। अगले क्वेश्चन का हम ग्राफ बना देते हैं। यहां पे हमने लिखा ग्राफ, तीसरा जो ग्राफ दिया गया कुछ ऐसा है, इस प्रकार का। यहां लिखा x, फिर x डैश, यहां पे लिखा y और y डैश, अपना ओरिजिन यहां पे, और कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा है। ये कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा। आप इसको बताना है आपको कि ये कैसा है, मतलब ये रैखिक है या फिर ये द्विघात है या फिर ये त्रिघात का है। फिर अगला क्वेश्चन अपने पास में है, यहां पर ये कुछ ऐसा बन के आ रहा। यहां लिखा x, फिर लिखा इधर x डैश, यहां पे लिखा गया y और फिर लिखा गया y डैश। ये अपना ओरिजिन है और इसमें कुछ इस प्रकार का ग्राफ बन रहा है। यहां पे ये टच करते हुए बढ़ रहा है, इसको ना कि कट कर रहा, की बार टच करते छूते हुए नीचे की तरफ आ रहा, यहां पे टच कर रहा है। अब हमें इन क्वेश्चंस को देखना है और इन्हें बताना है कि कैसे द्विघात है या फिर ये त्रिघात है या फिर ये क्या है या फिर रैखिक है। ये सबसे पहले हम देखेंगे जो इसमें परवलय बन रहा है या फिर इसका जो ग्राफ बन रहा है वो एक सच को कितने जगह पर काट रहा। तो पहले वाले सवाल में हमें दिखा कि ये जो है एक सच को एक पॉइंट पर ये काटा, दूसरे पॉइंट पर ये काटा, बस मिल गया हमें। जितने पॉइंट पर काटेगा उतने घात का समीकरण होगा। मतलब ये किस घात का समीकरण है, ये द्विघात का समीकरण है। हमें दिया है ये द्विघात का समीकरण है। और हमने पीछे जो लेक्चर लिया था पार्ट 1 में, हमने उस वहां जाना था, अगर जो ये परवलय है एक सच को 2 अलग अलग बिंदुओं पर काटता है तो उस कंडीशन में होता क्या, इसके जो दोनों मूल होते हैं या दोनों रूट से होते हैं वो अलग अलग होते हैं या फिर विपरीत चिन्ह के भी हो सकते हैं। अलग अलग होते हैं दोनों मूल, मतलब एक मूल यहां पे मान लेते वो अल्फा रहा होगा, दूसरा मूल मान लेते वो कैसा है, बीटा। मतलब क्या हुआ, अगर यहां पे जो दिया गया ग्राफ है वो एक सच को जिन बिंदुओं पर काटता है, अगर अलग अलग बिंदुओं पर काटता है तो वो उसके मूल कहलाते हैं, पहली चीज, या इसके रूट्स, इसके सोल्यूशन या इसके हल हैं। और 2 अलग अलग बिंदुओं पर काटा तो इसका मतलब क्या है, ये कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण है, परवलय है, ठीक है, क्योंकि इसका मुंह ऊपर की तरफ खुला। अब इसमें देखते हैं ये एक सच को कितने बिंदुओं पर काट रहा, ये एक सच को केवल एक बिंदु पर काट रहा है। इसका मतलब ये कैसा हुआ, ये एक रैखिक समीकरण है, रैखिक है, ये एक रैखिक समीकरण अपने पास में मिल रहा। अगर हम अगले सवाल को देखें, यहां पर देखेंगे एक जगह यहां काटा, दूसरा यहां पे काटा, फिर तीसरा यहां पे काटा। हमें केवल एक सच को देखना है और जितने जगह पर काटेगा उतने ही उसके हल होंगे, सोल्यूशन होंगे या उसके गुणनखंड होंगे या उसके मूल होंगे। मतलब इसमें देखें तो इस समीकरण के कितने मूल मिल रहे हैं, केवल एक है। यहां पे देखें तो 1 2 3, इसके 3 मूल मिल रहे हैं। यहां पर आते नीचे, यहां पर काट नहीं रहा बल्कि छू के जा रहा। सबसे पहली चीज हमें यह जानना है कि जब परवलय बनता है तो वो समीकरण द्विघात का होता है, लेकिन यहां पे छू के जा रहा बल्कि काट नहीं रहा, तो उस कंडीशन में इसके दोनों मूल कैसे होंगे, दोनों मूल आपस में बराबर होंगे। दोनों मूल क्या होंगे, इसके दोनों मूल बराबर होंगे। हमने पहले लेक्चर में इस चीज को जाना है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक को टच करके आप पहले वीडियो को देख सकते हैं, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि इसके ग्राफ कैसे बन रहे हैं। मतलब क्या हुआ, अगर ये टच करके जा रहा तो इसके दोनों मूल क्या होते, बराबर होते। अगर ये कट करके जा रहा, यानी देखो काट के जा रहा, तो इसके दोनों मूल अलग अलग होते हैं। होता द्विघात समीकरण ये भी द्विघात समीकरण, लेकिन इसके दोनों मूल अलग अलग है, लेकिन इसके दोनों मूल क्या है, समान है। ये भी द्विघात समीकरण है, यहां पे ये भी द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, लेकिन शर्त इसकी ये है इसके दोनों मूल कैसे हैं, दोनों मूल आपस में बराबर हैं। हम कुछ ग्राफ आपके लिए बना देते हैं, आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा, देखिएगा कि इनके ग्राफ कैसे बन रहे हैं, इनके हल कैसे मिल रहे हैं। बना देते हैं आपके लिए ग्राफ, इनको आप देखिएगा कैसे बन पा रहे हैं। ये द्विघात है या फिर त्रिघात है या फिर ये चतुर्थ घात के मिल रहे हैं, या फिर इनके कोई हल नहीं मिल रहे हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। हमने पहले आपके लिए बना दिया कुछ ऐसा, हमने लिखा x डैश, यहां पे लिखा y फिर y डैश।
हमने कुछ इस प्रकार का एक ग्राफ बना दिया। आप बताइए ये कैसे। चलिए हम आपके लिए कुछ यहां पे दे देते हैं ग्राफ, इनको पहचानिए कि द्विघात है या फिर त्रिघात है या फिर या कैसे हैं, रेखिक है। इनमें मान लिया एक क्वेश्चन तो हमने ये दे दिया, दूसरा क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसा है, हमने इसको ऐसे बना दिया, इधर लिखा हमने x, फिर लिखा x डैश, इधर y लिख दिया, इधर y डैश। यहाँ पे ओरिजिन अपने पास में, हम तीसरे क्वेश्चन को नोट कर देते हैं, कुछ ऐसा हमने बना दिया, यहाँ लिखा x फिर x डैश, यहाँ पे y है, इधर y डैश, अपना ओरिजिन इधर। हमने इसके ग्राफ को कुछ ऐसे बनाया। आप इसमें पहचानिए किस ग्राफ का समीकरण, क्या इसके मूल बराबर होंगे या फिर कैसे होंगे, ये हमने बना दिया। फिर आगे क्वेश्चन आपके लिए कुछ ऐसा है, हमने लिखा x, फिर इधर लिख दिया x डैश, यहाँ पे लिखा हमने y फिर y डैश, यहाँ पे ओरिजिन है, कुछ हमने ऐसे बना दिया इसका समीकरण। आप बताइए ये कैसे होंगे। सबसे पहले हमें इनमें देखने में तो आसानी, इन दोनों को आसान है, इनको देख लेते, ये भी आसानी है। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो कैसा ग्राफ बन रहा है, ये तो एक सच को ना तो छू के जा रहा ना ही काट के जा रहा। इसका मतलब क्या हुआ, ये द्विघात समीकरण तो है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, लेकिन इसके कोई मूल वास्तविक मूल नहीं है, इसके वास्तविक मूल नहीं है, क्योंकि ये एक सच को ना तो छू के जा रहा ना ही काट के जा रहा, और इसके कोई मूल वास्तविक नहीं है, इसके कोई मूल वास्तविक नहीं है, कोई मूल वास्तविक नहीं है, इसके कोई भी मूल वास्तविक क्या है, ये नहीं है। मतलब क्या हुआ, अगर इसके कोई भी मूल वास्तविक नहीं तो इस ग्राफ के जो द्विघात समीकरण रहा होगा उसके गुणनखंड संभव नहीं है, इसके गुणनखंड क्या है, संभव नहीं है। और इसमें आप पहचान लीजिए ये कुछ ऐसा ही है, इसको भी देख लीजिए। आप इनके कमेंट बॉक्स में बताइए कि द्विघात है या फिर रैखिक है या फिर कैसे ग्राफ है। एक और आपके लिख देते हैं, यहाँ पे मान लिया अपने पास में कुछ ऐसा ग्राफ है, हमने कुछ ऐसा बना दिया, x इधर है, x डैश है, इधर y है, इधर y डैश है। आप में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि जो दिए गए ग्राफ पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर पर हैं, ये कैसे हैं, द्विघात हैं या फिर रैखिक हैं या फिर त्रिघात के या फिर चतुर्घात के हैं। चलिए आगे देखते हैं। हम पहचानेंगे कि ये जो कैसे बनते हैं ग्राफ, इनके चिन्ह कैसे होते हैं। ठीक है, हम देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पहचानने की कोशिश करते हैं इनके ग्राफ कैसे बनते हैं और इनके चिन्ह जो अपने पास में द्विघात समीकरण होता उसके चिन्हों को कैसे निर्धारित किया जाता। मान लिया अपने पास में हमने y इज इक्वल टू एफ एक्स, हमने माना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, कुछ ऐसा है, और हमने इसका एक चित्र बना दिया। यहां पे एक इसका चित्र भी बना लेते हैं और इसमें हमें बताना है कि जो a b c है इनका चिन्ह क्या है। इस चित्र के लिए पहला चित्र कुछ ऐसा बना है, हमने लिखा x, इधर लिखा x डैश, यहां पे लिखा y और फिर y डैश हमने लिखा ये ओरिजिन है। इसका कुछ चित्र ऐसा बनाया गया, मतलब चित्र ऐसा है, यहां पे लिखा गया इसका शीर्ष -b/2a और -d/4a। हमें इस सवाल में यह बताना है, हमें एक द्विघात समीकरण दिया गया है और एक उसके आधार पर चित्र दिया गया है, और इस चित्र में बताना है कि जो a b c हमें दिख रहा है यहाँ पे a b c, इनके चिन्ह क्या है, मतलब ये धनात्मक वैल्यू के हैं या फिर ऋणात्मक वैल्यू के हैं। सबसे पहले हमें यह जानना है। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो यहां पे दिया गया है, ये तो एक्स अच्छे पॉजिटिव डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस की, ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन। मतलब यहां पर पहले चतुर्थांश में कोई भी जो वैल्यू लिखी जाती है वो क्या होती है, वो होती है प्लस प्लस, मतलब कोई भी वैल्यू लिखी जाती है प्लस प्लस। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू लिखी गई है ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, जीरो से बड़ी होंगी। द्विघात बहुपद पर विचार करते हैं। यहां पर हमें बताना है कि इसमें जो ए बी सी दिए गए हैं इनके चिन्ह क्या है, ये प्लस के चिन्ह है इनके की, ये माइनस के चिन्ह है, हमें बताना है। और हमें इसका शीर्ष दिया है -b/2a -d/4a। हम जानते हैं पहले चतुर्थांश में कोई भी जो वैल्यू होती है वो प्लस प्लस की होती है, पहली चीज। और हमने प्रीवियस लेक्चर में जाना था, अगर अपने पास में द्विघात बहुपद का मुंह नीचे की तरफ है, इसका मतलब क्या है, a का जो मान होता है वो 0 से छोटा होता है। सबसे पहले इसका मुंह नीचे की तरफ है, इसका मतलब है कि a की वैल्यू 0 से क्या है, छोटी है। हमें पता चला कि a का जो चिन्ह है वो क्या है, 0 से छोटा। इसका मतलब अगर नंबर लाइन पर विचार करें, अपने पास में 0 होता है, इधर -1 है। अगर 0 से छोटी कोई वैल्यू तो इसका मतलब a क्या है, ऋणात्मक है। a का चिन्ह क्या है अपने पास में, ये ऋणात्मक है। a का चिन्ह मिल गया अपने पास ऋणात्मक, मतलब a की वैल्यू इस ग्राफ के लिए क्या होगी, माइनस की वैल्यू होगी, पहली चीज। अब हम आते पहले चतुर्थांश में। पहले चतुर्थांश में हमें जाना कि यहां पर कोई भी वैल्यू क्या होती, 0 से बड़ी होती। मतलब इसमें जो ये पॉइंट लिखा या फिर ये लिखा, ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होगी, 0 से बड़ी। मतलब -b/2a की वैल्यू 0 से क्या होगी, बड़ी होगी। उस कंडीशन में ये अपने पास में क्या लिखा है, डिवाइड में लिखा गया, -b/2a डिवाइड में लिखा गया। और चूंकि a की वैल्यू क्या अपने पास में ऋणात्मक है, a की वैल्यू अगर ऋणात्मक है, मान लेते a की वैल्यू अपने पास में दी जा रही है -1, सपोज थोड़ी देर के लिए,
क्योंकि यहाँ ए की वैल्यू क्या है, ऋणात्मक है। यहां रख देते, देखते क्या मिल रहा, हमें मिलेगा -b/2 इंटू -1 में लिखा, इधर ग्रेटर देन 0। फिर हमने क्या लिखा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बन जाएगा b और डिवाइडेड बाई 2, ये ग्रेटर देन 0। और ये जब उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, इसका काम खत्म, मतलब b की वैल्यू 0 से बड़ी। फिर क्या पता चला, हमें पता चला अगर a की वैल्यू ऋणात्मक है, इसकी 0 से छोटी है, तो b मिल रहा हमें 0 से बड़ा मिल रहा। अब हमें a और b के चिन्ह तो पता चल गए, अब c का देखना है। चूंकि ये जो ग्राफ है ये y अक्ष को काट रहा है, y अक्ष के लिए हमें जानना है कि y अक्ष के लिए क्या होगा। y अक्ष के लिए कुछ होगा, यहाँ पे y अक्ष के लिए हमें पता है x बराबर क्या होता है 0, क्योंकि y अक्ष पर x की वैल्यू 0 होती है और x अक्ष पर y की वैल्यू 0 होती है। अब पूरे समीकरण में हम जहां जहां x लिखा है वहां क्या रख देंगे, 0, x की जगह पे 0। मतलब बनेगा अपने पास y इज इक्वल टू a इंटू 0 का स्क्वायर प्लस b इंटू 0 प्लस c। हमारे पास में y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई c। इसका मतलब क्या है, c पॉजिटिव वैल्यू, ये भी क्या है 0 से बड़ा। अब हमें तीनों चिन्ह पता चल गए। a की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी है, मतलब a का चिन्ह कैसा है, ऋणात्मक है। इसके बाद में b का चिन्ह क्या है, वो धनात्मक क्योंकि 0 से बड़ा है। c का भी चिन्ह क्या है, वो धनात्मक क्योंकि ये 0 से क्या है, बड़ा है। हम अगले प्रश्न को देखते हैं, उनमें पहचानने की कोशिश करते हैं कि a b c के चिन्ह क्या बन रहे हैं, देखते हैं। और अपना समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कुछ ऐसे ही रहेगा। देखते हैं, अपने पास में अगला ग्राफ कुछ ऐसा है। हमारे पास में अगला ग्राफ कुछ ऐसे दिया गया, x इधर लिखा गया, x डैश है, इधर y है, फिर इधर y डैश है। यहाँ पे अपना ओरिजिन है 0 0 और इसका चित्र कुछ इस प्रकार बना, मतलब इसका शीर्ष हमें दिया गया -b/2a और -d/4a। हमें ये दिया गया -b/2a -d/4a। कुछ इस प्रकार का चित्र अब की बार में दिया गया। सबसे पहली चीज, ये एक द्विघात समीकरण है इसलिए इसका पैराबोला बन रहा। दूसरी चीज, ये इसके दोनों गुणनखंड अलग अलग हैं क्योंकि ये x अक्ष को दो जगह पे काट रहा। अब तीसरी चीज, इसके शीर्ष जो बनते -b/2a -d/4a दिए गए। अब हमें इस चित्र को देखते हुए बताना है कि a b c के चिन्ह क्या है, हमें यह जानना है। सबसे पहले हम जानेंगे a, इसका मुंह ऊपर की तरफ खुला है, इसका मतलब a की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी। सबसे पहले पता चल गया, अगर किसी भी परवलय का जो मुंह ऊपर की तरफ खुलता है तो a की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी। हमें a का चिन्ह पता चला। दूसरा पॉइंट, हमें पता है ये अपना चतुर्थांश पहला है, यहाँ पे सभी वैल्यू क्या होती है, प्लस प्लस होती है। दूसरे में होती माइनस कॉमा प्लस, और तीसरे में क्या होती, तीसरे में होती माइनस माइनस, और चौथे में होती है अपने पास में प्लस माइनस। फिर हमें पता चल रहा कि मतलब ये वैल्यू क्या है, ये 0 से क्या है, बड़ी है क्योंकि ये पॉजिटिव है। मतलब अपने पास है -b/2a 0 से क्या है, बड़ा है। अब 0 से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब a का कोई भी वैल्यू हमें रख के देखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये a 0 से बड़ा है। अब इसको उधर भेज देंगे, हिस्सा 0 बनेगा -20 ग्रेटर देन 0। अब एक चीज आपको ये जानना है, ये जो इनइक्वलिटीज का साइन बना है इसको असमानता के साइन बोलते हैं, एक ये और एक ये। अगर इन दोनों साइन के इधर उधर हमें ये वैल्यू माइनस की मिल रही, माइनस की वैल्यू कभी नहीं निकाली जाती है, लेकिन जब भी माइनस मिलता है और माइनस वैल्यू से गुणा या फिर भाग करते हैं तो इस इनइक्वलिटी का साइन बदल जाता है। मतलब अगर इसके दोनों पक्ष माइनस से हम गुणा कर दें, ये तो b बन जाएगा प्लस का b, लेकिन इसका मुंह इधर की तरफ खुला है, इसका मुंह उधर की तरफ चला जाएगा। मतलब क्या हुआ, इसका जो मुंह इधर की तरफ खुल रहा था अब उधर की तरफ खुलेगा माइनस से गुणा करने पर। पता चल गया a की वैल्यू तो क्या होगी, पॉजिटिव क्योंकि 0 से बड़ा है, b की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव क्योंकि 0 से छोटा है। अब तीसरे मान के लिए फिर क्या करेंगे, क्योंकि ये जो परवलय है ये y अक्ष को भी काट रहा है, y अक्ष को काट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें फिर से हम x बराबर 0 रखेंगे, यहां लिखेंगे y अक्ष के लिए, हम y अक्ष के लिए लिखेंगे और देखेंगे क्या मिल रहा। y अक्ष के लिए x बराबर 0, हम यहाँ x बराबर 0 नोट कर देंगे तो y बराबर क्या मिलेगा, a इंटू 0 का स्क्वायर प्लस यहां मिलेगा b इंटू 0 प्लस c, मतलब कुल मिला के c। तो क्या c की वैल्यू 0 से बड़ी आ गई, नहीं, ये तो गलत हो गया। अब c की वैल्यू 0 से बड़ी नहीं हो सकती, कारण क्योंकि जो c है, c की वैल्यू यहां तो इसमें y की तो वैल्यू c मिल रही है, क्या 0 से बड़ी है, नहीं बड़ी है। क्यों, क्योंकि ये जो परवलय है y अक्ष को जो निगेटिव डायरेक्शन नीचे की तरफ काट रहा है, मतलब ये पॉइंट बनेगा 0, -c। उस कंडीशन में जो अपना c होगा ये 0 से बड़ा नहीं बल्कि c क्या होगा, 0 से छोटा होगा। अब हमें ABC के मान के चिन्ह पता चल गए। a की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, b की वैल्यू क्या होगी, 0 से छोटी होगी, c की भी वैल्यू क्या होगी, 0 से छोटी। इसका मतलब a धनात्मक होगा, b और c इस चित्र के लिए क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे, और a क्या होगा, इसके लिए धनात्मक होगा। हम अगले प्रश्न को देखते हैं और देखते हैं इसमें कैसे चिन्ह बन रहे हैं। मान लिया अपने पास में कुछ ऐसा दिया है, एक चित्र कुछ ऐसा दिया है, इसको आप बताएं इसके चिन्ह कैसे निर्धारित होंगे।
मान लिया अपने पास में समीकरण जो दी गई है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या फिर इसी को एफ एक्स के बराबर मान लेते हैं, और कुछ इसका हमें चित्र ऐसा दिया है। हम लिखा x, इधर लिखा x डैश, यहां पे लिखा y और y डैश। ये कुछ ऐसा आपकी बार इसका चित्र बन रहा है, कुछ ऐसे बन के आ रहा है इसका चित्र। हमने इसके चित्र को कुछ ऐसे लिखा। ये चीज ध्यान से, अब की बार एक अक्ष को काट नहीं रहा बल्कि टच करके जा रहा है। यहां पर y एक्सिस को काट रहा है, मतलब ये बन गया माइनस बी अपान 2a, और फिर बन जाएगा माइनस डी अपान 4a। इसका हमें चित्र दिया, और चूंकि एक चीज, पहली चीज इस चित्र के लिए हमें ये जानना है कि इसका शीर्ष तो माइनस बी अपान 2a माइनस डी अपान 4a होता है, लेकिन एक अक्ष पर y की वैल्यू क्या होती है? 0। मतलब ये हिस्सा क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इसमें हमें चित्र ही ऐसा दिया है तो आप 0 नहीं लिख सकते। लेकिन अगर हमें कोई वैल्यू दी जाती, उसके लिए हमें चित्र बनाना पड़ता, तो हम जानते हैं एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू 0, मतलब ये हिस्सा क्या होता? 0 होता। अब हमें निर्धारित करना है एबीसी के चिन्ह क्या है। सबसे पहले परवलय का मुंह ऊपर की तरफ खुला है, इसका मतलब क्या हुआ? ए की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। परवलय का मुंह ऊपर की तरफ खुला, इसका मतलब ए की वैल्यू 0 से बड़ी हो गई। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट में बी की वैल्यू चाहिए। पहले तो ये जानना है कि ये जो पॉइंट लिखा गया ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा है, मतलब जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये वाला है ये पॉजिटिव होता है, मतलब ये प्लस का होता है। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो क्या होती? 0 से बड़ी होती है। भला क्योंकि धनात्मक है, धनात्मक का मतलब ये है इसकी जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी। मतलब अपने पास में दूसरा पॉइंट जो है इसकी वैल्यू मतलब माइनस बी अपान जो 2a लिखा गया, ये क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि हम एक सच की धनात्मक दिशा में चल रहे हैं। ऋणात्मक होते तो ऋणात्मक में लिखते इसकी वैल्यू 0 से छोटी होती, लेकिन हम धनात्मक की तरफ हैं, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है। अब यहां भी ए की वैल्यू 0 से बड़ी, इसलिए ए की कोई भी वैल्यू रखने की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ए लेस देन 0 होता तो हम तुम्हें समझाने के लिए ये करते, एक माइनस की वैल्यू रख के चेक कर लेना हमें। अब देखते माइनस बी बन गया ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये 2a जब उधर जाएगा तो 0 से गुणा होकर इसका काम खत्म हो जाएगा। अब यहां पे माइनस लिखा, इसके दोनों पक्षों में जब माइनस से गुणा करेंगे तो बन जाएगा प्लस, लेकिन इस इनइक्वालिटी का साइन बदलेगा। अभी हमने बोला जब भी माइनस की वैल्यू से गुणा या फिर भाग करते इसका चिन्ह नहीं बदल जाता है, उस कंडीशन में b लेस देन 0 हमें ये मिला। तीसरे पॉइंट पर हम विचार करते, तीसरा पॉइंट ये है हमें देखना है y अक्ष के लिए, क्योंकि ये जो परवलय है ये y अक्ष को कहीं ना कहीं काट रहा है। y अक्ष के लिए हम देखते हैं, y अक्ष के लिए y अक्ष के लिए क्या होगा? फिर से वही चीज, x बराबर 0 होगी। x बराबर 0 यहां नोट कर देंगे, हमें मिलेगा y इज इक्वल टू एफ एक्स, या फिर f0 या x की जगह पे 0 रखें तो f0 भी लिख लेंगे, और यहां लिखेंगे a इंटू 0 का स्क्वायर प्लस b इंटू 0 और प्लस c। अपने पास में y की वैल्यू कितनी आ गई? c। अब देखना परवलय ऊपर की तरफ है या फिर नीचे की तरफ, तो ये परवलय क्या है? ऊपर की तरफ है, और ये परवलय काट कौन सी अक्ष को रहा है? y अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन को काट रहा है। मतलब ये पॉइंट बनेगा 0, मतलब इसमें जो c है वो धनात्मक होगा। कहने का मतलब जो c है ये 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। अब हमें पता चल गया कि यहां पे जो ए बी सी की जो वैल्यू है उनके चिन्ह कैसे बनेंगे। ए की वैल्यू क्या होगी? धनात्मक होगी, 0 से बड़ा है। बी की वैल्यू क्या होगी? ऋणात्मक होगी, क्योंकि ये 0 से छोटा है। सी की वैल्यू धनात्मक क्योंकि ये 0 से बड़ा है। किसके लिए? इस चित्र के लिए एबीसी के चिन्ह कुछ इस प्रकार बनेंगे। आगे हम कुछ चित्र बना देते हैं, आप इनको होमवर्क में करिएगा और हमें बताइएगा इनके एबीसी के चिन्ह कैसे बन रहे हैं। हम कुछ चित्र आपके लिए बना देते हैं। मान लिया अपने पास में कुछ ऐसे चित्र बनाए गए हैं। यहां अगला चित्र कुछ ऐसा लिखा गया है, यहां पे एक चित्र कुछ ऐसा बना है, कुछ इस प्रकार से। यहां कुछ ऐसा बनाया गया, ये टच करके आ रहा है। यहां इसका जो शीर्ष दिया माइनस बी अपान 2a और माइनस डी अपान 4a। हमें इस चित्र के लिए हमें एबीसी के चिन्ह को बताना है, कैसे होंगे? प्लस के होंगे या फिर माइनस के होंगे। दूसरा कुछ ऐसा बनाया गया, दूसरा अपने पास में लिखा गया कुछ ऐसे। हम लिखा x, इधर लिख दिया x डैश, यहां पे लिखा y, फिर y डैश। ओरिजिन हमने नोट किया, यहां पे कुछ ऐसा बन रहा, मतलब यहां पे इसका जो वर्टेक्स आ रहा माइनस बी अपान 2a और फिर माइनस डी अपान 4a। हमें इन सब चित्रों के लिए एबीसी के मान बताने। अगला कुछ ऐसे इस प्रकार बन रहा। मान लिया अपने पास में अगला कुछ ऐसे बना है, इधर लिखा x, इधर x डैश, यहाँ पे y, इधर y डैश, यहाँ पे अपना ओरिजिन है। इसका चित्र कुछ ऐसे बन के आ रहा। इसका जो वर्टेक्स, इसका शीर्ष दिया गया, वो शीर्ष कुछ ऐसा है माइनस बी अपान 2a और माइनस डी अपान 4a। इसका हमें चित्र दिया गया और हमें बताना है एबीसी के मान क्या होंगे। ये तो पहले वाले जैसे हैं, लेकिन ये दोनों कुछ अलग दिख रहे हैं। इनमें से हम एक कर देते हैं, एक आप कर लीजिएगा।
देखते हैं इनकी वैल्यू कैसे सॉल्व हो रही, इनमें एबीसी के चिन्ह कैसे निर्धारित हो रहे हैं। मान लिया अपने पास में यही चित्र हमने छोड़ दिया, बाकी आप दोनों होमवर्क में कीजिएगा। पहली चीज यहां पे हमें दिया गया है इस चित्र को, इसमें एक परवलय बनाया गया, क्योंकि ये परवलय बनता है कब, जब हमारे पास में द्विघात समीकरण होता है, द्विघात समीकरण परवलय बन गया। अब पहली चीज हमें ध्यान देना है कि क्या इसने एक सच को काटा, बिल्कुल नहीं काटा, मतलब इसमें इस समीकरण या फिर इस प्रकार के समीकरण जिसका ऐसा कुछ चित्र बनेगा उसके गुणनखंड संभव नहीं है, पहली चीज। अब देखना यह कि एबीसी के मान या चिन्ह कैसे होंगे, हमें जानना है कि इसका मुंह पहले तो किधर खुला है, ऊपर की तरफ, मतलब ए की वैल्यू क्या होगी 0 से बड़ी। जब भी इसका मुंह ऊपर की तरफ खुले समझ जाना है ए की वैल्यू 0 से बड़ी होने वाली है, बिना कुछ किए हुए ए की वैल्यू 0 से बड़ी। दूसरा, अब दूसरा देखना यह है कि ये जो शीर्ष बना है ये शीर्ष के चतुर्थांश में लिखा गया, पहले में लिखा गया, पहले में दोनों वैल्यू क्या होती, हमें पता है कि पहले चतुर्थांश में कोई भी जो बिंदु लिखा था प्लस प्लस करके लिखा था, मतलब दोनों के चिन्ह कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं। इसका मतलब ये भी क्या होगा 0 से बड़ा, ये भी 0 से बड़ा। अब हम देखते हैं मतलब -b/2a ग्रेटर देन क्या होगा 0, क्योंकि a तो भी 0 से बड़ा इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसको फिर से उधर भेज देंगे, बन जाएगा -20 ग्रेटर देन 0। अब दोनों पक्षों माइनस से जैसे ही गुणा करेंगे इसका चिन्ह बदलेगा। अब बन गया b की वैल्यू क्या होगा 0 से छोटी। तीसरे पॉइंट पर विचार कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या, इसने y अक्ष को भी काटा है, मतलब x बराबर 0, यहां लिखेंगे y अक्ष के लिए, y अक्ष के लिए हम y अक्ष के लिए देखते हैं। इसमें y अक्ष के लिए क्या होगा, x बराबर यहां पे 0 रख देंगे, और जैसे ही 0 रखेंगे तो अपने पास मिलेगा y, या फिर f0 इज इक्वल टू हम लिखा a इंटू 0 का स्क्वायर प्लस b इंटू 0 और हमें लिखा प्लस c, कुल मिला के c। अब देखें तो y की वैल्यू c आ रही। अब परवलय जो है कैसा बना है, ये ऊपर की तरफ है, मतलब ये पॉइंट कैसे आ रहा है, इस पॉइंट की जो वैल्यू आ रही x अक्ष पे y की वैल्यू 0, लेकिन y अक्ष पर x की वैल्यू 0 और y की कितनी वैल्यू निकली है c। ये बिंदु बन गया 0, c और y अक्ष की धनात्मक दिशा में है, इसलिए c की वैल्यू क्या होगी 0 से बड़ी होगी। हमें पता चल गया इस चित्र में इस द्विघात समीकरण के लिए पहली चीज ये है a की वैल्यू क्या होगी धनात्मक होगी क्योंकि 0 से बड़ा है, b की वैल्यू क्या होगी ऋणात्मक क्योंकि 0 से छोटा है, c की वैल्यू भी क्या होगी धनात्मक क्योंकि 0 से बड़ा है। अब क्या इस चित्र में दिए गए जो अपने पास में द्विघात समीकरण इसके क्या कोई वास्तविक गुणनखंड हो सकते हैं, मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसका गुणनखंड अगर होता, इसके वास्तविक मान होते तो ये कहीं ना कहीं एक अक्ष को काटता या फिर छू के जाता। अगर ये छू के चला जाता तब हम कहते हैं कि इसके दोनों मूल क्या है वो समान है, इसके दोनों रूट्स इक्वल है, लेकिन ना तो इसने कट किया ना इसको टच किया, तो उस कंडीशन में इसके कोई भी जो रूट्स हैं वो रियल नहीं होंगे, मतलब इसके जो x के वैल्यू जो 2 निकलेगी क्योंकि पावर 2 है, वो दोनों जो वास्तविक नहीं होगी, या फिर ये एक सच को कहीं भी कभी भी नहीं काटेंगी इस समीकरण के लिए, इस ग्राफ पर। यह चीज ध्यान में रखना है। हम अगले क्वेश्चन पर विचार करते हैं, देखते हैं। आपके लिए हमने होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन छोड़ दिए, उनको आप कीजिएगा, एबीसी के चिन्ह निर्धारित कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा इनके चिन्ह कैसे बन रहे हैं। हम आगे चलते हैं, देखते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे दिए गए हैं। अब हम चलते हैं ज्योमेट्रिकल पढ़ते हैं। ज्योमेट्री के बारे में जानते क्या है, हम जानते हैं किसी भी समीकरण का ज्यामितीय रूप, किसी भी समीकरण का ज्यामितीय रूप, इसमें किसी भी जो समीकरण का ज्यामितीय रूप, किसी भी समीकरण का ज्यामितीय रूप या फिर किसी भी बहुपद का ज्यामितीय रूप, इसको हम जानेंगे। ये क्या है, अभी हमने पहले जाना था, सबसे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में जाना था कि जब कोई समीकरण क्या है रैखिक है, मतलब रैखिक बहुपद अपने पास है या फिर रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण का मतलब क्या है, जो दिया गया समीकरण है उसमें जो चर होता है x होता है, उसकी अधिकतम पावर कितनी, अधिकतम घात कितनी है 1, मतलब यहां पे जो चर लिखा जाता है, चर की जो घात कितनी होती, सबसे बड़ी पावर कितनी होती 1, मतलब जिस समीकरण में चर की जो घात 1 हो उसे कैसे बोलेंगे रैखिक समीकरण होगा। दूसरा यहां पे द्विघात बहुपद, इसको बोलेंगे द्विघात समीकरण या फिर द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद या फिर द्विघात समीकरण, मतलब यहां पे जो चर होता है वेरिएबल जिसको x बोला जाता है, इसमें अधिकतम घात कितनी होगी इसकी, ये अधिकतम घात होगी अपने पास में 2। तीसरा त्रिघात समीकरण, अपने पास में त्रिघात, ऐसे ही चतुर्थ घात, त्रिघात समीकरण और चतुर्थ समीकरण, यहां पे जो चर होगा, जो चर की अधिकतम घात होगी वो कितनी होगी, त्रिघात में 3 होगी। हमने इन तीनों के ग्राफ बनाना सीखा कि जो रैखिक समीकरण होता है, रैखिक समीकरण के लिए अपने पास में कोई भी अगर रैखिक समीकरण का ग्राफ बनता है x x डैश y y डैश, तो इसका मतलब क्या होता है, ये किसी भी
रैखिक समीकरण के लिए ये एक सच को एक जगह पे काटेगा, अधिकतम एक जगह पर, इससे आगे नहीं काटेगा। इसका ग्राफ ऐसे भी बन सकता, मतलब कहीं भी बने, कुछ भी बने, लेकिन काटेगा एक ही जगह। इसका मतलब क्या हुआ अगर इसकी घात जो है अधिकतम घात एक है तो एक सच को केवल एक जगह काटेगा। हमें पावर देखनी है। अगर किसी भी समीकरण की जो अधिकतम घात एक है तो एक सच को एक जगह काटेगा। इसका मतलब यह भी हुआ कि रैखिक समीकरण को हल करने पर या सॉल्व करने पर जो चर होगा या एक्स होगा उसमें एक्स का कितने मान निकलेंगे, केवल एक, क्योंकि ये एक सच को एक ही जगह काट रहा और इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2। फिर हम दूसरे पर विचार करते हैं। दूसरे पर हमने देखा द्विघात जो समीकरण बनते हैं उनमें कुछ पैराबोला बनते हैं जिनको परवलय बोला जाता है। ये एक सच को कितने जगह पे काटते, अधिकतम 2 जगह पे, ये 2 जगह पे काट रहे हैं। अब यही चित्र बनेगा जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर इसके दोनों मूल समान हो गए तो कुछ चित्र ऐसे बनेगा, इसका चित्र कुछ ऐसे बनेगा। यहां पे छू के जाएगा आपकी बार एक सच को, यहां पे छू के जाएगा एक सच को। ये जरूरी नहीं कि चित्र कुछ ऐसे ही बने, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि समीकरण कैसे दी गई, इनका मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा या नीचे की तरफ खुलेगा, लेकिन बनेंगे कुछ ऐसे ही जो इसके परवलय होंगे। अधिकतम घात कितनी, 2 है। अगर इसके गुणनखंड संभव है, पहली चीज, अगर इस द्विघात समीकरण गुणनखंड संभव है, दोनों मूलों को हल करके निकाला जा सकता है, तो जो परवलय बनेगा वो एक सच को अधिकतम 2 जगह पे काटेगा। अगर इसके गुणनखंड संभव नहीं है या इसके गुणनखंड नहीं किया, ये एक सच को छुएगा ही नहीं। उस कंडीशन में अगर छुएगा नहीं तो एक सच के ऊपर से निकलेगा या फिर नीचे से निकल जाएगा। मतलब उस कंडीशन में एक सच को ना तो टच करेगा ना ही कट करेगा। अगर एक सच को छू के जा रहा है, द्विघात समीकरण एक सच को छू के जा रहा, तब उस शर्त पर हम कहेंगे कि जो दिया गया द्विघात समीकरण इसके दोनों मूल समान होंगे। लेकिन जैसे कुछ ये चित्र बन रहा, इसमें दोनों मूल क्या होंगे, इसके अलग अलग होंगे। इसी प्रकार त्रिघात में जितनी अधिकतम घात उतनी जगह पे एक सच को काटेगा। ये यहां पे अधिकतम घात 1 है तो एक जगह पे काटा, यहां पे अधिकतम घात 2 है, ये 2 जगह पे काटा, या फिर 2 जगह पे इसको टच करना मान लेते हैं, क्योंकि दोनों पॉइंट जो होते हैं एक ही जगह लाई करते रहते हैं। अगर इसमें त्रिघात समीकरण में अधिकतम घात 3 है तो हम कहेंगे ये कितना काटेगा, एक सच को अधिकतम 3 जगह पर काटेगा। हम आगे देखते हैं और जानते हैं कि इनमें संबंध क्या होता है। इनके जो मूल होते हैं और जो यहाँ पे चर होते हैं, चर के बगल में जो इसके गुणांक बैठते हैं, उनके बीच क्या संबंध होता है। मान लिया अपने पास में द्विघात समीकरण दिया गया, हमारे पास में द्विघात समीकरण कुछ ऐसे दिया जा रहा है। हमारे पास में द्विघात समीकरण f(x) बराबर में ax² प्लस bx प्लस c दिया, ठीक है। हमने ये माना इसके मूल क्या है, अल्फा बीटा है। माना मूल जो है अल्फा बीटा है, इसके मूल क्या है, अल्फा बीटा है। मतलब इस समीकरण के मूल अल्फा बीटा। हमें निकालना क्या है, इनके मूलों और जो एक सच के जो कॉफिशिएंट, मतलब एक सच के जो एक्स के चर के जो गुणांक है, यहाँ पे x² का गुणांक a है और x का गुणांक b है, और यहाँ पे अचर पद c है। हमें अल्फा बीटा और abc के बीच में संबंध को निकालना है। हमने माना कि यहाँ पे इस समीकरण के दिए गए मूल क्या है, अल्फा और बीटा। इसका मतलब एक मूल हमें दिया गया x बराबर अल्फा, हमने लिख लिया x बराबर अल्फा, तो इसका मतलब x माइनस अल्फा बराबर 0 इस समीकरण का एक गुणनखंड होगा। क्योंकि आप जानते हो किसी भी समीकरण, मान लिया अपने पास में x² हमने लिखा माइनस 4x प्लस 4, हम इसमें x बराबर 2 रख के इसको सॉल्व करें तो मिलेगा 2 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 2 प्लस 4, मतलब इधर मिलेगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 8 और फिर मिलेगा 4 4 8 माइनस 8, कुल मिला के बनेगा 0। हम कहेंगे x बराबर 2 इस समीकरण का एक मूल है तो इसके बाद में ये इधर साल होगा x माइनस 2 बराबर 0, इसका एक गुणनखंड होगा। अब हम आगे देखते हैं। हमने इसी तरीके माना कि x बराबर अल्फा इस समीकरण का एक मूल है, फिर ऐसे ही हमने माना x बराबर बीटा इस समीकरण का एक मूल है तो x माइनस बीटा बराबर 0 इसका एक गुणनखंड होगा। अब इसका एक गुणनखंड होगा। अब इधर भी वही चीज हो रही, अगर इन दोनों को हम गुणा कर दें, मतलब हमने इनको गुणा करके ऐसे लिख दिया x माइनस अल्फा x माइनस बीटा और एक कांस्टेंट हम k लगा देते हैं, तो ये जो समीकरण बन के आ रही है ये इसी समीकरण को प्रदर्शित कर रही, मतलब अपने पास में, क्योंकि इसके मूल तो यही हमने माना था, हमने लिख लिया। हमने कुछ ऐसा लिखा, हमने लिखा ax² प्लस bx प्लस c, क्योंकि इसके मूल अगर ये हैं तो ये इसके गुणनखंड है। अगर गुणनखंडों को हम गुणा करें तो वही समीकरण मिल जानी चाहिए, मतलब हमने एक कांस्टेंट लगा के इनको नोट कर लिया। अब इनका गुणा करके देखते हैं क्या मिल रहा। हमने लिखा k, इनका आपस में गुणा करेंगे बन जाएगा x², इधर करेंगे तो माइनस का बीटा x मिलेगा, इसको जब इधर करेंगे तो माइनस का अल्फा x होगा, इधर माइनस माइनस क्या होगा
प्लस अल्फा और बीटा। आगे बढ़ रहे हैं, हमने लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। फिर अभी हमने लिखा के, इधर हमने लिखा एक्स स्क्वायर, यहां से माइनस एक्स को कॉमन ले लेंगे तो बनेगा अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट में बन जाएगा, अल्फा लिख दिया आगे और बीटा लिख दिया पीछे, माइनस दोनों से कॉमन ले लिया, एक्स को रख दिया हमने इसके पीछे, हमने लिखा प्लस अल्फा बीटा, बराबर में लिखा हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना अल्फा बीटा और ए बी सी के बीच में संबंध निकालना है। फिर हम के को अंदर डालेंगे, हमने के को अंदर डाल दिया, बन गया के एक्स स्क्वायर, माइनस हमने लिखा के अल्फा प्लस बीटा, फिर हमने लिखा एक्स और हमने लिखा के इंटू अल्फा बीटा और इज इक्वल टू लिखा हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस हमने लिखा बी एक्स और प्लस सी हमने नोट किया। अब हमें देखना यह है कि इसमें जो वैल्यू है दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर और इसके बाद में एक्स और जो अचर पद है इनके गुणांकों की तुलना करनी दोनों पक्षों में। अब दोनों पक्षों में तुलना करेंगे, देखेंगे इनकी वैल्यू क्या आ रही है। मान लिया अपने पास में जो वैल्यू दी जा रही कुछ ऐसे हैं, हमने लिखा यहां पर दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर, एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर, एक्स स्क्वायर के गुणांकों की यहां पे हमें क्या करना है, तुलना करने पर। देखते तुलना करने पर हमें क्या मिल रहा, तुलना करेंगे, यहां एक्स स्क्वायर के बगल में के लिखा, हम के नोट कर लेंगे, बराबर में यहां एक्स स्क्वायर के बगल में लिखा ए, हम ए नोट कर लेंगे, हमने के की वैल्यू ए नोट कर ली। फिर आगे बढ़ते, यहां एक्स के बगल में लिखा माइनस का के इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब एक्स के गुणांकों की तुलना करेंगे, पहले तो एक्स स्क्वायर के गुणांकों की, अब एक्स के गुणांकों की तुलना करने पर हम तुलना करेंगे इनकी। अब देखते हैं वैल्यू क्या मिल रही। एक्स का गुणांक यहां कितना लिखा, माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, माइनस के लिखा गया और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यहां तो एक्स के बगल में इतना लिखा, उधर कितना लिखा, केवल बी लिखा गया, हमने बी लिख दिया। अब में जो के की वैल्यू मिली ए, तो यहां ए नोट कर लेंगे, माइनस ए हो जाएगा, बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी। अब माइनस ए को नीचे भेज देंगे क्योंकि गुणा में नीचे जाएगा भाग में, तो बनेगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए, ये हमें मिल गया। फिर हम आगे देखते हैं, अचर पदों की तुलना कर लेते हैं, अचर जहां पे एक्स नहीं है, अचर पदों की तुलना करने पर, अचर पदों की तुलना करेंगे, इनको देखते हैं क्या दे रहे, अचर पदों की तुलना करने पर इसमें मिलेगा अपने पास में के लिखा गया अल्फा बीटा, हम लिखा के और इंटू में अल्फा बीटा इज इक्वल टू हमने लिखा सी, और के की वैल्यू कितनी मिली ए, तो यहां ए रख देंगे, ए गुणा में नीचे जाएगा, भाग में बनेगा ए इंटू अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी, मतलब यहां पे अल्फा बीटा की जो वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी सी अपान ए। तो हमें एक संबंध मिल गया, हमें एक रिलेशन ये मिला है कि अपने पास में किसी भी दिए गए समीकरण जिसके मूल अल्फा और बीटा हो, अगर हमारे पास कोई भी समीकरण दिया जा रहा कुछ इस प्रकार का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, अगर उसके मूल क्या हो, अल्फा और बीटा हो, तो इन मूलों का जो योगफल बनता है योगफल, मतलब ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ए, ये क्या होगा, मूलों का योगफल, इसको लिखेंगे मूलों का योग। मूल क्या थे, अल्फा बीटा थे, मूलों का योगफल, ये बन रहा मूलों का योगफल बनेगा माइनस बी अपान ए, ये बन गया। आगे देखते हैं, और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल ये बनेगा मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अपने पास में बन रहा है, ये बनता अल्फा इंटू बीटा और यही बनेगा अपने पास में सी अपान ए, क्योंकि अपने पास में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाली सी अपान ए। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर कभी भी द्विघात समीकरण दिया जाता है जिसके मूल अल्फा और बीटा दिए जाते हैं, तो इसके मूलों और जो चर यहाँ पे दिए गए वेरिएबल है एक्स और ए बी सी, इनके बीच संबंध है, मतलब मूलों का योगफल माइनस बी अपान ए और गुणनफल मिलेगा सी अपान ए। कब, जब ये द्विघात समीकरण होगा तब। हम आगे देखते हैं और विचार करते हैं कि ये जो कैसे बनते हैं, इनके जो आगे, मतलब अपने पास में सपोज अगर अपने पास में ये द्विघात का ना हो कि तीन घात का समीकरण होता, तब क्या होता, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तीन घात के समीकरण को मान लिया अपने पास में कुछ ऐसा हो, हमारे पास में कुछ ऐसा लिखा गया एक समीकरण तीन घात का, हमने लिखा ए एक्स क्यूब और हमने इधर लिखा बी एक्स स्क्वायर, फिर हमने लिखा सी एक्स और प्लस डी। हमने ये नोट किया ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, पावर 3 है, पावर 2 है, पावर 1 यहाँ पे 0 पावर। अब इसमें भी वही चीज करनी, लेकिन इसके मूल जो हमने माना, इसके मूल को माना, मूल इसके अल्फा है, बीटा है और कौन है, गामा है। हमने माना इस दी गई समीकरण के जो मूल कैसे हैं, अल्फा बीटा गामा। फिर से अगर इसके मूल अल्फा बीटा गामा है तो x बराबर अल्फा इसका एक मूल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस अल्फा बराबर में 0 इसका एक गुणनखंड होगा। फिर वैसे ही x बराबर बीटा अगर इसका एक मूल है तो x माइनस बीटा भी इसका एक गुणनखंड होगा। फिर x बराबर गामा
अगर इसका एक मूल है तो x माइनस गामा बराबर 0 इसका एक गुणनखंड क्या होगा। अब यहाँ पे पावर 3 थी तो 3 गुणनखंड निकलना है, पावर पिछले वाले में 2 थी तो वहां 2 गुणनखंड निकले, वहां अल्फा बीटा लिया गया क्योंकि वहां पे पावर 2 थी, इसके 2 ही मूल थे, यहाँ पावर 3 है इसके 3 मूल लिए जा रहे हैं। अब इसी तरीके 3 मूल है तो 3 फैक्टर बन रहे हैं। अगर यहाँ पे हमने देखा अगर इसके मूल अल्फा बीटा गामा थे तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा इसके गुणनखंड हुए। अगर इसके गुणनखंडों को गुणा कर दिया जाए आपस में तो यही समीकरण मिल जानी चाहिए। फिर से वही काम, मतलब हम इनको गुणा कर देंगे कांस्टेंट लगा के, x माइनस अल्फा फिर x माइनस बीटा फिर अपने पास में x माइनस गामा, ये सब किसके बराबर होगा, ये इसी समीकरण के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि इसके मूल ही तो अल्फा बीटा गामा है। यहां मिल रहा अपने पास में ax क्यूब bx स्क्वायर, फिर हमें मिल रहा cx प्लस डी। फिर से हमें वही चीज करनी है, हम लिखा के इनको आपस में गुणा कर लेना, बन जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर मिलेगा माइनस का बीटा एक्स और फिर मिल रहा माइनस अल्फा एक्स और फिर बन रहा अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये लिखा एक्स माइनस गामा इज इक्वल टू हमने लिखा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, फिर हमने लिखा प्लस सी एक्स और प्लस डी। हमने ये समीकरण के बराबर कर दिया। अब हमें इनको भी आपस में गुणा कर लेना, के लिखा हमने, इसमें जब गुणा करेंगे एक्स से तो बन जाएगा एक्स क्यूब, यहां जब गुणा करेंगे तो देखो यहां पे जब कर रहे हैं चाहो तो पहले इसको गुणा ना करके थोड़ा सा और सेट कर लेते हैं, इसमें से माइनस का एक्स कॉमन ले लेंगे, बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स बनना और प्लस अल्फा बीटा हमने लिख लिया। इधर लिखा हमने एक्स माइनस गामा, फिर इक्वल वही ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर और फिर प्लस सी एक्स और प्लस हमने डी लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इधर करना ये है इसको आपस में गुणा कर दें दोनों ब्रैकेट को, मतलब एक्स से एक्स स्क्वायर का जब मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब होगा, जब यहां गुणा होगा तो मिलेगा माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि एक्स इधर मिलेगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा, जब इसमें गुणा करेगा तो बन जाएगा अल्फा बीटा इंटू एक्स होगा। ये चीज ध्यान रखना, यहां पे ये बनना। अब ये माइनस का गामा जब इधर आएगा तो इसमें गुणा करेगा तो बन जाएगा माइनस गामा इंटू में एक्स स्क्वायर, जब माइनस गामा इधर आएगा तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, पहली चीज प्लस हो जाएगा और बनेगा गामा इंटू अल्फा प्लस बीटा और इधर बन जाएगा एक्स, वो लिखा ही है। जब इसमें गुणा होगा तो माइनस में अल्फा बीटा, ये गामा मिलेगा बराबर में फिर वही एक्स क्यूब लिखा गया, यहाँ पे बी एक्स स्क्वायर फिर सी एक्स प्लस डी। हमें फिर से वैसे ही करना है सारी चीजें। हमारे पास बन गया के, हमने लिखा के, अब हमने लिखा एक्स क्यूब माइनस में, अब देखना ये कि एक्स स्क्वायर कहां लिखा, तो एक्स स्क्वायर ये लिखा, एक्स स्क्वायर ये लिखा, इससे भी माइनस कॉमन ले लो और एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो यहां बनेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये बन रहा अपने पास में एक्स स्क्वायर। इन दोनों से हमने क्या किया, माइनस के एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो कुछ ऐसा बन गया। अब अपने पास में ये हिस्सा बन रहा, ये हिस्सा यहां पे बन के आ रहा। अब इनमें दोनों में क्या करना, हमें करना है एक्स को कॉमन ले लेना, तो एक्स को जब कॉमन लेंगे तो यहां बनेगा अल्फा बीटा, हमने लिखा अल्फा बीटा, यहां पे जब गुणा करेंगे तो बन जाएगा बीटा गामा, ये बन गया बीटा गामा, जब गामा अल्फा से करेगा तो बन जाएगा गामा अल्फा और बगल में बैठ जाएगा एक्स। बाकी अपने पास जो अचर पद लिखा माइनस अल्फा बीटा गामा, फिर से वैसे लिखा एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। हम आगे देखते इनके पदों की तुलना करा लेते, देखते अपने पास में क्या आ रही इनकी वैल्यू। अब सबसे पहले यहां पे हमने पीछे तुलना किया था एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना, अब हम यहां पे करेंगे पहले एक्स क्यूब फिर स्क्वायर के, उसके बाद में एक्स फिर अचर पद। यहां लिखेंगे एक्स क्यूब के गुणांकों की तुलना करने पर, एक्स क्यूब के गुणांकों की यहां पे तुलना करने पर इनकी तुलना करेंगे। हम देखेंगे यहां पे पहले इसको के से अगर गुणा कर दें तो के से गुणा करने पर बन जाएगा के एक्स क्यूब, यहां तो एक्स क्यूब के बगल में के लिखा है लेकिन इधर कितना लिखा, इधर ए लिखा है तो के की वैल्यू बन गई ए, ये हो गया। अब इधर करेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना, एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर, एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर हम एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करेंगे। यहां एक्स स्क्वायर के बगल में कितना लिखा है, माइनस का लिखा गया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बट लेकिन यहां पे के भी तो लिखा, के को भी लिखेंगे मतलब बनेगा माइनस में के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और एक्स स्क्वायर के बगल में इधर कितना लिखा, यहां पे लिखा बी। अब के की वैल्यू कितनी मिली ए, यहां पे माइनस का ए गुणा में नीचे जाएगा भाग में, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू मिलेगा माइनस बी अपान ए, ये मिल गया। हमने एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना कर ली, पहले एक्स क्यूब फिर एक्स स्क्वायर, अब बनेंगे एक्स के गुणांकों की तुलना। हम एक्स के गुणांकों की तुलना करेंगे, एक्स के गुणांकों की तुलना करने पर, एक्स के गुणांकों की तुलना करने पर इनको तुलना करेंगे। एक्स का गुणांक यहां लिखा गया अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, लेकिन
के फिर लगेगा, यहां भी बनेगा के अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा फिर गामा अल्फा और इज इक्वल टू यहां पे क्या लिखा है, एक्स का गुणांक आगे लिखा गया सी, हमने लिखा सी। अभी फिर से के की वैल्यू ए रख देंगे, ए गुणा में नीचे जाएगा, भाग में बनेगा अल्फा बीटा फिर बीटा गामा फिर गामा अल्फा इज इक्वल टू बनेगा सी अपान ए, ये बन गया। फिर आगे अचर पदों की तुलना करेंगे हम। अचर पदों की तुलना करने पर अचर पदों की यहां पे तुलना करेंगे, उनकी भी तुलना करेंगे अचर पदों की। ये कैसे साल हो रहे हैं, यहां पे अचर पद लिखा गया के से, जब इसका गुणा करेंगे यहां पे तो बनेगा माइनस में के इंटू अल्फा बीटा गामा, क्योंकि यहां से जब के गुणा करेगा यहां पर तो मिलेगा माइनस के इंटू अल्फा बीटा गामा। आगे कितना लिखा, वो डी लिखा गया। अब यहां फिर हम के की वैल्यू रख देंगे ए, तो मिल जाएगा अल्फा बीटा गामा की वैल्यू माइनस डी अपान ए, हमें ये मिल गया। अब में पता चला है कि अगर किसी भी त्रिघात बहुपद के मूल अगर अल्फा बीटा गामा हो तो इनके जो मूलों का योगफल होता है वो होता है माइनस बी अपान ए। ऐसे दो दो मूलों के गुणनफल, दो मूल है यहाँ पे, पहला अल्फा बीटा फिर बीटा गामा फिर गामा अल्फा, दो मूलों के गुणनफलों का योगफल सी अपान ए, फिर तीनों मूलों का गुणनफल माइनस डी अपान ए होता है। पहला वाला माइनस, दूसरा वाला प्लस, फिर आगे माइनस। अगर पावर 4 होती, मान लिया अपने पास में पावर ऐसी 4 होती, हम लिख देते हैं, आपको समझा देते हैं तब कैसे होता। अपने पास में कुछ ऐसे होता पावर 4, तब कैसे होता, इनको सॉल्व करने पर क्या मिलता। मान लिया अपने पास में पावर 4 की एक इक्वेशन कुछ ऐसी डाली गई होती, यहां पे लिखा होता ax की पावर 4 bx क्यूब फिर cx स्क्वायर फिर dx लिखा होता प्लस e लिखा होता। तब उस कंडीशन में इसके जो रूट्स होते, पावर 4 मान लेते इसके मूल अल्फा होता, बीटा होता, गामा होता, डेल होता, तब भी पूरी प्रक्रिया ऐसे ही होती। तब उस कंडीशन में सबसे पहले लिखा जाता है मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल पावर 4 के लिए क्या बनता, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल, ये भी बनता माइनस बी अपाने, यहां भी माइनस बी अपाने, यहां भी माइनस बी अपाने, जो द्विघात समीकरण पढ़ा वहां भी माइनस बी अपाने। तो ये चीज हुआ। अब फिर अपने पास है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपाने मिल चुका, या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल माइनस बी अपाने मिला। अब हमें दो मूलों के गुणनफलों का योगफल निकालना इधर से, तो पहले बनेगा अल्फा बीटा, फिर बनेगा अपने पास में अल्फा गामा, अल्फा बीटा यहां बन रहा, फिर अल्फा गामा फिर अल्फा डेल, फिर हमने लिखा अल्फा डेल, फिर अपने पास बनेगा बीटा गामा, हमने लिखा बीटा गामा, फिर बीटा गामा बनना, फिर बीटा डेल बनना, हमने लिखा बीटा डेल, फिर हमने लिखा बीटा डेल और उसके बाद में गामा डेल। गामा डेल मतलब दो का अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल, बीटा गामा बीटा डेल या फिर गामा डेल, या फिर यहां पे ऐसे भी गुणा कर सकते हैं अल्फा बीटा बीटा गामा गामा डेल या फिर डेल अल्फा, या फिर यहाँ पे गामा डेल ऐसे कर सकते हैं। मतलब इनको आगे पीछे से गुणा करके दो के पेयर बना के देख लेना है। यहां बन गए इतना। अभी हमने देखा कि मूलों का जो योगफल बनता है माइनस बी अपाने, दो मूलों के गुणनफलों का योगफल, यहां पे गुणनफल भी है उसके साथ साथ योगफल भी, ये बनता सी अपाने। तो चाहे पावर 2 हो चाहे 3 हो चाहे पावर 4 हो, यहां भी कितना बनेगा सी अपाने। फिर से वही चीज आ रही। फिर आगे बनता पहले तो मूलों का योगफल, फिर दो का गुणनफल, तीन के गुणनफलों का योगफल, यहां भी तीन के गुणनफलों का योगफल, अल्फा बीटा गामा पहले चलेगा, फिर होगा इसके बाद में बीटा गामा डेल, हम लिखेंगे बीटा गामा डेल, हम लिखा बीटा गामा डेल, फिर बनेगा गामा डेल अल्फा, हमने लिखा गामा डेल और अल्फा लिखा, फिर हमने लिखा यहाँ पे गामा डेल अल्फा, फिर हमने लिखा डेल अल्फा बीटा, हम लिखा डेल अल्फा और बीटा। ये क्या हुआ, पहले तो यहाँ पे मूलों का योगफल, फिर दो मूलों के गुणनफलों का योगफल, फिर तीनों मूलों का गुणन, तीन मूलों के गुणनफलों का योगफल, यहां माइनस बी अपाने, फिर सी अपाने, यहां पे क्या मिला था माइनस डी अपाने, यहां भी माइनस डी अपाने। फिर अब यहां पे पहले हो गए मूलों का योगफल, फिर दो के गुणनफलों का योगफल, फिर तीन के गुणनफलों का योगफल, अब की बार चारों का गुणनफल, अल्फा बीटा गामा डेल। तब उस कंडीशन में क्या बनेगी, यहां बनना माइनस बी अपाने, फिर सी अपाने माइनस डी अपाने, अब आगे होगा यहां पर ई अपाने। ये चीज ध्यान रखना है, पावर 4 हो 3 हो 2 हो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनका जो सीक्वेंस है ऐसे ही चलेगा। अब देखते हैं यहां से, अगर मूल यहां पे 4 दिए गए अल्फा बीटा गामा डेल, तब उस कंडीशन में जो मूलों का योगफल बनता अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपाने, पहला माइनस। फिर दूसरा होता है दो मूलों के गुणनफलों के अल्फा बीटा, इसमें अल्फा बीटा लिखा, फिर इसमें अल्फा गामा अल्फा डेल, बीटा गामा बीटा डेल, इसमें गामा डेल, इसकी वैल्यू होती सी अपाने। मतलब एक माइनस का, फिर एक प्लस का, फिर एक माइनस का, फिर एक प्लस का, अल्टरनेट, पहला माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। ये चाहे पावर 2 हो या 3 हो या फिर 4 हो या फिर 5 हो या फिर इससे भी बड़ी पावर हो, सबके लिए सीक्वेंस ऐसे ही काम करता है। हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि इनके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है और रिलेशन कैसे निकाला जाता है।
मान लिया अपने पास में एक क्वेश्चन दिया गया, यहां पे अपने पास में एक क्वेश्चन दिया जा रहा, अपने पास में कुछ ऐसा क्वेश्चन लिखा गया एफ एक्स इज इक्वल टू, यहां पे लिखा गया 6x² माइनस x माइनस 2, यहां पे लिखा गया 6x² माइनस 6 माइनस 2। इन्होंने कहा इसके गुणांकों और मूलों के बीच में संबंध को वेरीफाई करो। क्या ये सत्य दिया गया समीकरण? सबसे पहले इसको सत्य दिखाने के लिए हम इसके गुणनखंड कर लेते, बन जाएगा 6x² माइनस 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 6 दूना 12 के गुणनखंड करो, घटाने पर कितना आ जाए 1, मतलब 4 3 12। इधर मिलेगा 6x² में लिखा 4 माइनस 3 इंटू में x और माइनस t इज इक्वल टू 0। हम लिखा 6x² माइनस से जब गुणा करेंगे पीछे से x जाएगा तो मिलेगा माइनस का 4x, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस 3x होगा, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से कितना कॉमन है? यहां से हमें दिख रहा 2 कॉमन, तो यहां बनेगा 3x क्योंकि 2 त्याई 6 बन जाएगा फिर से, और माइनस के यहां से 2 निकला तो बन गया 2 और x तो निकल ही गया। सॉरी यहां पे 2x निकालना, हमें यहां से निकलेगा अपने पास में 2x, x निकल गया। फिर यहां पे कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन हो गया, बन गया 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में 3x माइनस 2 कॉमन हो गया, हमने लिखा 3x माइनस 2 पहले ब्रैकेट में, फिर लिखा हमने 2x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। अब यहां पे लिखेंगे जब पहले ब्रैकेट को 0 के बराबर कर दो, लिखो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 3x ये माइनस वाला उधर जाएगा तो बनेगा 2, ये बन गया 2। ये 3 गुणा में नीचे जाएगा, भाग में x की वैल्यू बन जाएगी 2/3। फिर अपने पास में दूसरे ब्रैकेट को दिखा देंगे ऐसे ही, जब मतलब 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x लिखा प्लस वाला जब उधर जाएगा तो -1, फिर x ये गुणा में नीचे जाएगा, भाग में मतलब x की वैल्यू -1/2। मान लेते ये जो वैल्यू निकली वो अल्फा है, दूसरी वैल्यू कौन है? वो बीटा है। 2 वैल्यू हमने निकाल ली और इनको देखते हैं वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा। देखते हैं आगे। अब हमें इसको वेरीफाइड करवाना है। इस सबसे पहले लिखेंगे की तुलना, इसकी तुलना कर देना जो हमने समीकरण दिया, की तुलना किससे करना है हमें? ax² प्लस bx प्लस c से करने पर। तो a की वैल्यू कितनी दिख रही है? x² का गुणांक कितना है? 6, यहाँ a की वैल्यू 6 है। b की वैल्यू कितनी है? x के बगल में -1, हमने b की वैल्यू -1 नोट कर लिया। c की वैल्यू कितनी? -2 हमने नोट कर लिया। और हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? -b/a। अब देखते क्या दोनों साइड इक्वल आती है। अल्फा की वैल्यू हमने कितनी मानी है? वो 2/3, यहां रख देंगे 2/3। बीटा की वैल्यू कितनी है? -1/2, यहां -1/2 नोट कर लिया बराबर में। यहां से b की वैल्यू कितनी है? -1 है, हमने लिखा -1। a की वैल्यू कितनी है? 6 है, मतलब माइनस माइनस प्लस बनेगा 1/6। जरा इसके LHS को सॉल्व करके देखते हैं। इसका जब गुणा होगा तो 2 दूना 4 होगा, हम लिखा 4। इसका जब 1 से गुणा माइनस का 3 और नीचे 3 दूना 6, मतलब इधर भी बन रहा 1/6, उधर भी बन रहा 1/6। इसका मतलब क्या हुआ? अभी हमने एक रिलेशन को देखा तो ये इक्वल आ रहा, दूसरा हम गुणनफल का चेक कर लेते हैं। मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अभी हमने देखा जस्ट अल्फा की वैल्यू कितनी है? वहां पे 2/3 है, बीटा की वैल्यू कितनी है? -1/2 है, ये मिल गई है। अब यहां पे 2 कटेगा तो -1/3 बचेगा। c की वैल्यू यहां कितनी है? -2 है। a की वैल्यू कितनी है? वो 6 है। जरा इसको भी काटो, यहां मिलेगा -1/3, मतलब इधर भी -1/3, इधर भी -1/3, दोनों साइड इक्वल आ रही। मतलब ये क्वेश्चन की सत्यता की जांच हो पा रही है, इसके गुणांकों के बीच में भी संबंध, और इसके बाद में इसके जो मूल है वो जो निकाले गए मूल दोनों पक्ष क्या कर रहे हैं? इक्वल कर रहे हैं, मतलब इसकी सत्यता की जांच हो गई है। एक क्वेश्चन हम 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, आप इनकी सत्ता की जांच कीजिएगा, फिर मिलते हैं आगे। हम आपके लिए होमवर्क में हम 2 क्वेश्चन दे के जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, हमने लिखा x² प्लस 5x और यहां पे लिखा +6। दूसरा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, x² माइनस हमने लिखा इधर से x² माइनस 2x लिखा, इधर हमने लिखा 24। कुछ ऐसे हमने लिख दिया है x² माइनस का 2x माइनस 24। आप इसमें देखना ये है कि इनके जो गुणनखंड हो रहे हैं ये हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसके बाद में इनके आंसर को वेरीफाई कराना है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।